सुप्रभात सभी लोगों को का स्वागत है। क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक सुबह 11:19 अब हुए हैं और तारीख आपको पता है, आज 19 मई 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। क्लास लाइव हो चुकी है। जिनके डिवाइसेस में अभी तक मैं शो नहीं हो रहा हूं, जल्दी से फटाफट से रीस्टार्ट कर लीजिए। रीस्टार्ट का मतलब है एक बार बाहर जाइए, एक बार बैक कीजिए, दोबारा से क्लास चलाइए। क्लास लाइव हो चुकी है और आप सभी लोग इस क्लास में पूरी तरीके से लाइव हैं। आप सभी लोगों के कमेंट्स मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया में हमने सबसे पहला टॉपिक फिनिश किया था, जिसमें हमने पढ़ा था डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, यानी कि मुगलों का पतन। और आप जानते हैं कि मुगलों का पतन 1707 ईस्वी से हुआ और 150 साल के बाद 1857 ईस्वी में भारत से पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने। लेकिन ये ब्रिटिशर्स कौन थे, कहां से आए थे, क्यों आए थे, कैसे आए थे? क्या अकेले ब्रिटिशर्स से ही भारत में यूरोपियंस थे या फिर और भी लोग यूरोप से भारत में आए थे व्यापार करने की दृष्टि से? बस यही आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास। तो आज की हेडिंग डाल लीजिए। आज का टॉपिक हमारे पास है, तो हेडिंग डालेंगे, लिखिए एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, या हिंदी में आप कह सकते हैं ये टॉपिक कहलाता है भारत में यूरोपियों का भारत में यूरोपियों का आगमन। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। हम इस टॉपिक में उन यूरोपियन लोगों के बारे में बात करेंगे, उन यूरोपियन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो भारत में व्यापार करने की दृष्टि से या व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन यहां पर आकर धीरे धीरे अपने प्रशासन को, अपने शासन को मजबूत बनाया। और इन यूरोपियन कंपनीज में सबसे ज्यादा होशियार और सबसे ज्यादा पावरफुल साबित हुए ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। और आप जानते हैं कि भारत को अपना उपनिवेश बनाने वाले ही कौन हुए? ब्रिटिशर्स हुए या अंग्रेज हुए। तो चलिए हम बात करते हैं भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में, या अबाउट द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इसमें हम 5 यूरोपियंस के बारे में बात करेंगे और इन 5 यूरोपियंस में सबसे पहले भारत में आने वाले लोग थे कौन? हेडिंग डाल लीजिए, पोर्चुगीज, यानी कि पुर्तगाली। भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपियंस या सबसे पहले यूरोपी हुए पुर्तगाली। और हम सब जानते हैं पुर्तगाली कहाँ के लोग होते हैं भाई? पुर्तगाल के लोगों को, पोर्चुगल के लोगों को ही क्या कहा जाता है? पुर्तगाली या पोर्चुगीज कहा जाता है। और आप जानते होंगे यूरोपियन कंट्री है पोर्चुगल, जिसकी राजधानी है लिस्बन। तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और लिस्बन से ही भारत में आने वाला सबसे पहला यूरोपी हुआ या सबसे पहला यूरोपियन हुआ 1498 में। 1498 ईस्वी में भारत आने वाला सबसे पहला यूरोपियन या भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली माना जाता है वास्को डिगामा।
भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली, सबसे पहला यूरोपियन जो समुद्री मार्ग से आया 20 मई 1498 ईस्वी को, वो था वास्को डिगामा 1498 में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, और आप जानते भी होंगे कि जो वास्को डिगामा था वो केरल के कहां पर आया था? कालीकट आया था। केरल के ही कालीकट नामक स्थान पर एक बंदरगाह हुआ करता था जिसे कहा जाता था कप्पक डाबू बंदरगाह। इसी कप्पक डाबू बंदरगाह पर 20 मई 1498 ईस्वी को आगमन हुआ वास्को डिगामा नामक एक यात्री, एक नाविक का, जो अपना पानी का जहाज लेकर 90 दिन की यात्रा पूरी करके आया था। इसे ऐसा कहते हैं, इसने लगभग 90 दिन की समुद्री यात्रा की थी। और इसी ने यूरोप से लेके भारत तक आने के एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये अपना पानी का जहाज, अपना शिप लेकर आया था। इसके शिप का नाम था साओ गैब्रियल। और जब ये केरल के कालीकट नामक स्थान पर आया तो उस समय कालीकट का ही स्थानीय शासक हुआ करता था जैमोरिन। तो ध्यान रखेंगे, इसी जैमोरिन के द्वारा वास्को डिगामा का स्वागत किया गया। ही वॉज वेलकम्ड बाय अ रूलर नेम्ड जैमोरिन। जैमोरिन नामक ही एक शासक के द्वारा इसका स्वागत किया गया। तो भारत में आने वाला सबसे पहला यूरोपियन, सबसे पहला पुर्तगाली माना जाता है कौन? वास्को डिगामा। और ध्यान रखेंगे, वास्को डिगामा के भारत आने से ही 1498 ईस्वी में स्थापना हुई पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की। या लिखेंगे 1498 ईस्वी में ही स्थापना हुई पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वही वास्को डिगामा से पहले कभी कोलंबस भी भारत की खोज करने के लिए निकला था। और आप जानते हैं कि जब कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला था तो कोलंबस भारत नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि इसका जो जहाज था वो दिशा भटक गया था। और क्योंकि इसका जहाज दिशा भटक गया था, इसीलिए ये भारत की जगह या पूर्व की दिशा की जगह ये कहाँ चला गया था? पश्चिम की दिशा में। और इसने जाकर अमेरिका की खोज की थी। और जो आज कहलाता है वेस्ट इंडीज, उसको भी खोजा था किसने? कोलंबस ने। और उसे नाम दिया था वेस्ट इंडिया, पश्चिमी भारत। क्योंकि आप जानते हैं कि वो खोज करने निकला था किसकी? इंडिया की। तो वो वेस्ट इंडिया पहुंच गया, ईस्ट इंडिया नहीं पहुंच पाया। क्योंकि हम कहलाते थे ईस्ट इंडिया, क्योंकि हम वहां से पूर्व की दिशा में थे। और अमेरिका, यदि हम वेस्ट इंडीज के बारे में बात करें तो वो पश्चिमी दिशा में हुआ करते थे। यही कारण है कि हमारे देश में जितने भी यूरोपियंस की कंपनीज क्या होंगी, स्थापित होंगी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से होंगे। क्योंकि हम क्या कहलाते थे? पूर्वी भारत कहलाते थे, हमें ईस्ट इंडिया कहलाते थे। तो 1498 ईस्वी में स्थापना हुई पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की। लगभग एक साल तक वास्को डिगामा भारत में रहा। और अगले साल 1499 ईस्वी में ये वापस लौट गया। लेकिन जब वास्को डिगामा वापस लौटा
तो ध्यान रखेंगे, खाली हाथ नहीं, अपने साथ ब्लैक पेपर लेकर लूटा, अपने साथ ब्लैक पेपर लेकर लौटा। ये भारत से लेकर गया था काली मिर्च। और ऐसा कहते हैं कि जब इसने काली मिर्च को जाकर यूरोपियन देशों में बेचा था या यूरोप में बेचा था, तो सारी की सारी यात्रा जर्नी का खर्चा निकालने के बावजूद भी ही गॉट 60 टाइम्स प्रॉफिट। तो इसे 60 गुना मुनाफा हुआ था। तो इसे उन काली मिर्च से 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ या 60 गुना मुनाफा हुआ। कहने का मतलब छोटी सी चीज भारत की, इसने, आप सब जानते हैं, 60 गुना मुनाफा पहुंचाया किसको? वास्को डी गामा को। और इसी के बाद वास्को डी गामा को रियलाइज हुआ कि भाई जो इंडिया है वो व्यापारिक दृष्टि से, वो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग क्या है, बहुत ज्यादा फेवरेबल जगह है, बहुत ही ज्यादा बेहतर जगह है। इसीलिए ही डिसाइडेड टू अराइव अगेन इंडिया। इसीलिए इसने ये डिसाइड किया कि वो फिर दोबारा कहां पर आएगा, इंडिया आएगा, फिर दोबारा वापस आएगा। लेकिन यदि आपसे पूछें कि भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था, तो ध्यान रखेंगे, भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली सन 1500 ईस्वी में आया था, जिसका नाम था, याद रखेंगे, पेड्रो अल्बरेस कैब्राल। भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली माना जाता है पेड्रो अल्बरेस कैब्राल, जो कब आया था? 1500 ईस्वी में आया था या 1500 में आया था। 1499 ईस्वी में वास्को डिगामा वापस लौट गया। भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्बरेस कैब्राल सन 1500 ईस्वी में आया। और उसके बाद ध्यान रखेंगे, इन 1502, 1502 ईस्वी में लिखेंगे, वास्को डिगामा अराइव्ड अगेन। 1502 ईस्वी में अपने जहाजी बीड़ों के साथ वास्को डिगामा का दोबारा भारत में आगमन हुआ। ये दूसरी बार भारत में आया 1502 ईस्वी में। और इसी के अगले साल इन 1503 लिखेंगे, पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम कारखाना लगाया। पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री, पुर्तगालियों ने अपना प्रथम कारखाना लगाया, जो कि कहां पर लगा? तो ध्यान रखेंगे, कोचिन में। पुर्तगालियों ने भारत में अपना सबसे पहला कारखाना, अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कोचिन में स्थापित की। और आप जानते हैं यही कोचिन अब क्या कहलाता है? कोच्चि कहलाता है। पुर्तगालियों की सबसे पहली फैक्ट्री, सबसे पहला कारखाना भारत में कोचिन में लगा। ये कहलाती है फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ पोर्चुगीज। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की गई। इसके बाद 1505 ईस्वी से लेके 1509 ईस्वी तक, ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला गवर्नर बनाकर भेजा गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को।
भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के प्रशासन को संभालने के लिए पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर बनकर आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर माना जाता है, जो 1505 ईस्वी से लेके 1509 ईस्वी तक पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर रहा। जिस समय पुर्तगाली भारत में आए थे उस समय पूरे के पूरे अरेबियन सी या अरब सागर पर अरबों का ही अधिकार हुआ करता था, या अरेबियंस का ही डोमिनेंस हुआ करता था। लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही अरेबियन सी से अरबों का पूरा अधिकार समाप्त करके उसे पोर्चुगीज सागर में बदला था। कहने का मतलब पूरे के पूरे अरब सागर पर अधिकार करने का काम ही किसने किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया था। तो आप लिखेंगे ही अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड, ही अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड द एंटायर अरेबियन सी। लिखेंगे इसी ने अरब सागर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया। ही अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड अरेबियन सी, इसने अरब सागर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया। एंड दैट इज नोन एज, और इसे कहा जाता है, लिखेंगे दैट इज नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। लिखेंगे इसे अल्मीडा की नीली जल नीति कहा जाता है। इसे अल्मीडा की नीली जल नीति कहा जाता है, दैट इज नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। नेक्स्ट, 1509 ईस्वी से लेके 1515 ईस्वी तक पुर्तगालियों का सेकंड गवर्नर 1509 ईस्वी से लेके 1515 ईस्वी तक पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बनाकर भेजा गया। लिखेंगे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रहा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। लिखेंगे ही इज नोन एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर। लिखेंगे इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ही इज नोन एज एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर। इसी को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लिखेंगे इन 1509 ही मेड कोचिन हिज कैपिटल। इसने कोचिन को पुर्तगालियों का मुख्यालय या पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। इन 1510 लिखेंगे ही अटैक्ड आदिल शाही सुल्तान।
ऑफ बीजापुर। लिखिए 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान पर आक्रमण किया। इन 1510 ही अटैक्ड आदिल शाही सुल्तान ऑफ बीजापुर। इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान पर आक्रमण किया। एंड ही गॉट गोवा फ्रॉम हिम, और लिखेंगे और उसी से इसने गोवा प्राप्त किया। और गोवा पर भी अधिकार हुआ किसका? पोर्चुगीज या पुर्तगालियों का। इसके अलावा पुर्तगालियों या अल्बुकर्क के द्वारा 1511 ईस्वी में मलक्का, जो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया की महत्वपूर्ण मंडी हुआ करता था, या दक्षिण पूर्वी एशियाई की या एशिया की महत्वपूर्ण मंडी हुआ करता था, जिसे कहा जाता था मलक्का। इसे मलक्का कहा जाता था, जिस पर इसने 1511 ईस्वी में क्या किया? अधिकार किया। और ध्यान रखेंगे 1515 ईस्वी में ही गल्फ ऑफ पर्शिया या फारस की खाड़ी का ही एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था, जो कहलाता था हरमुज। तो ध्यान रखेंगे इसने फारस की खाड़ी में हरमुज नामक स्थान पर भी अधिकार किया। और अब पुर्तगालियों का जो विस्तार था वो धीरे धीरे होने लगा। अभी तक अरब सागर में और भी लोग व्यापार किया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे के पूरे अरब सागर पर अधिकार कर लिया गया पुर्तगालियों के द्वारा। और पूरे अरब सागर पर, पूरे अरेबियन सी पर कितना ज्यादा डोमिनेंस पुर्तगालियों का हुआ करता था, इसका पता इसी बात से चलता है कि जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, या जो मुगल्स हुआ करते थे, वो भी पुर्तगालियों से ही अधिकार पत्र लेकर, पुर्तगालियों से ही परमिशन लेकर अरब सागर में क्या किया करते थे? व्यापार किया करते थे। इसीलिए ध्यान रखेंगे पुर्तगाली ही खुद को कहने लगे सागर का स्वामी। पुर्तगाली ही खुद को कहने लगे सागर का स्वामी। और धीरे धीरे जो पुर्तगाली साम्राज्य था वो और भी ज्यादा क्या हुआ? विस्तृत। क्वेश्चन भी पूछते हैं कि बताइए पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में क्या कहा जाता था? इसके लिए एक पोर्चुगीज टर्म है, लिख सकते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तांदो दी इंडिया कहा जाता था। इसका मतलब पुर्तगाली साम्राज्य से है, जो कि खुद को सागर का स्वामी कहा करते थे, क्योंकि पूरे के पूरे अरेबियन सी या अरब सागर पर अधिकार था किसका? पुर्तगालियों का। 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु भारत में ही हुई। और अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाने के बाद, इसके बाद लंबे समय के बाद पुर्तगालियों का अगला गवर्नर बनाकर भेजा गया 1529 ईस्वी में, जो 1529 से लेके 1538 ईस्वी तक पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर रहा। इसका नाम था नीनो डी कून्हा। पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनकर आया। पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनकर आया नीनो डी कून्हा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं यदि हम नीनो डी कून्हा की बात करें तो नीनो डी कून्हा के द्वारा
किया गया सबसे महत्वपूर्ण काम जो एग्जाम में पूछते भी हैं, लिखेंगे इन 1530 ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। इसी ने पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। इसी ने पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी को कोचिन से गोवा स्थानांतरित किया। और ध्यान रखेंगे पूरे के पूरे साउथ एशिया में अपने व्यापार का प्रभाव बढ़ाने के लिए इनके द्वारा एक सिस्टम, एक प्रथा शुरू की गई जिसे कहा जाता था कार्टेज आर्मेडा कैफाइल सिस्टम। पुर्तगालियों के ही द्वारा भारत में शुरू किया गया था कार्टेज आर्मेडा और काफिला प्रथा। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि पूरे के पूरे अरब सागर पर पुर्तगालियों के द्वारा अधिकार कर लिया गया, इसीलिए यदि किसी को भी अरब सागर से व्यापार करना होता था इंक्लूडिंग द मुगल एम्परर्स, तो उन्हें पुर्तगालियों से पहले एक परमिट लेना होता था, एक परमिशन लेनी होती थी, जिस परमिट को क्या कहा जाता था, कार्टेज अरमेडा कहा जाता था। और जब वो अरब सागर से व्यापार किया करते थे और उनके पानी के व्यापारिक जहाज अरब सागर से होकर गुजरा करते थे, तो उन्हें प्रोटेक्शन दिया करते थे पुर्तगालियों के जहाजों के ही काफिले, क्योंकि साथ में पुर्तगालियों के ही जहाज या उनका काफिला साथ में चलता था, ताकि जो व्यक्ति या जो शासक वहां पर व्यापार कर रहा है वो इजीली अपना सामान लूट जाने से पहले ही अपना जो सामान है वो दूसरे स्थान पर पहुंचा सके। ये थे पुर्तगालियों के ये थे पुर्तगालियों के तीन शुरुआती गवर्नर्स। ध्यान रखेंगे पुर्तगाली भारत में आए सबसे पहले थे 1498 ईस्वी में, लेकिन ये भारत से गए सबसे बाद में, क्योंकि हम सब जानते हैं पुर्तगाली भारत में कब तक रहे, 1961 1961 तक रहे। कहां पर? गोवा में और दमन और दीव में। गोवा और दमन दीव से ही पुर्तगालियों को निकाला गया 1961 में, और आप जानते हैं गोवा दमन दीव दोनों को ही क्या बना दिया गया? संघ शासित क्षेत्र। लेकिन 1987 में गोवा बिकेम 25th स्टेट ऑफ इंडिया। लेकिन 1987 में लेकिन 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। लेकिन कई सारी चीजें और कई सारे काम ऐसे थे जो पुर्तगालियों ने ही भारत में शुरू किए। तो वो कौन कौन से थे? लिखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस, पुर्तगालियों के भारत में योगदान।
कॉन्ट्रीब्यूशंस या पुर्तगालियों के योगदान क्या क्या रहे। सबसे पहला लिखेंगे हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटोज, हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटोज एंड टोबैको। लिखेंगे भारत में आलू और तंबाकू की खेती करने का काम ही किसने शुरू किया? पुर्तगालियों ने। कहने का मतलब पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए आलू। पुर्तगालियों के भारत में आने से पहले यहां पर आलू नहीं था। भारत में आलू लाने का काम ही किसने किया? पुर्तगालियों ने। इसके अलावा भारत में तंबाकू की खेती भी सबसे पहले शुरू की किसने? पोर्चुगीज ने या पुर्तगालियों ने। उससे पहले भारत में तंबाकू की खेती नहीं की जाती थी। इसके अलावा पोर्चुगीज या पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए, लिखेंगे रेड चिली। आप जानते हैं कि यहाँ तो ब्लैक पेपर का इस्तेमाल हुआ करता था, यहाँ तो काली मिर्च इस्तेमाल होती थी, लेकिन पुर्तगाली अपने साथ रेड चिली, लाल मिर्च लेकर आए थे। और देखिए समय की विडंबना कि लाल मिर्च यहाँ की होकर रह गई और ब्लैक पेपर, काली मिर्च यूरोप की। हमारे खानों में, हमारे पकवानों में लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है, और जो यूरोपियंस होते हैं जहां से लाल मिर्च आई, वहां के खानों में लाल मिर्च यूज ही नहीं होती है। वो लोग वाइट पेपर और ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करते हैं। कितनी कमाल की बात है, हमारी चीज उन्होंने अडॉप्ट कर ली और उनकी चीज हमने अडॉप्ट कर ली। इसके अलावा पुर्तगालियों ने ही भारत में शुरू किया, लिखेंगे शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग या जहाज निर्माण। भारत में शिप बिल्डिंग या जहाज निर्माण का काम भी किसने शुरू किया? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के यहां पर आने से पहले यहां पर शिप बिल्डिंग या जहाज निर्माण का काम नहीं किया जाता था। तो यहां पर जहाज निर्माण का काम भी किसने शुरू किया? पुर्तगालियों ने। इसके अलावा लिखेंगे दे स्टार्टेड ट्रेड विद जापान। पुर्तगालियों ने ही जापान के साथ व्यापार शुरू किया। पुर्तगालियों के ही द्वारा जापान के साथ व्यापार की शुरुआत की गई। इन्होंने ही जापान के साथ व्यापार की शुरुआत की। इसके अलावा लिखेंगे पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए कैथोलिक मॉडल ऑफ चर्च, या चर्च का कैथोलिक डिजाइन या कैथोलिक मॉडल। और ध्यान रखेंगे भारत के लिए पुर्तगालियों का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, तो आप जानते हैं पुर्तगालियों ने ही भारत में शुरुआत की प्रिंटिंग प्रेस की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाले भी कौन हुए? पुर्तगाली। भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में लगाई गई थी पुर्तगालियों के द्वारा।
ये था भारत में सबसे पहले यूरोपियंस यानी कि पुर्तगालियों का आगमन। इसके बाद हमारे देश में आगमन हुआ डचेस का। इसके बाद लिखिए डच। और हम सब जानते हैं जो कहाँ के होते हैं, नीदरलैंड्स या हॉलैंड के लोगों को ही क्या कहा जाता है, डच। नीदरलैंड्स या हॉलैंड के ही लोग कहलाते हैं डच। लिखिए इन 1596 कार्नेलियस हाउटमैन, Cornelius Houtman was first Dutch who arrived in India. 1596 ईस्वी में भारत आने वाला सबसे पहला डच माना जाता है कार्नेलियस हाउटमैन। भारत में यूरोपियंस में से आने वाले जो दूसरे यूरोपियंस हुए वो हुए डचेस, वो हुए डच। लिखेंगे इन 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। 1602 ईस्वी में स्थापना हुई डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। इनकी कंपनी का नाम हुआ करता था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ हॉलैंड कहा जाता था इनकी कंपनी को, लेकिन हमने इसे कॉमनली क्या लिखा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यदि डचों की भारत में पहली फैक्ट्री के बारे में बात करें, लिखेंगे इन 1605 they established their first factory in मुसलीपट्टनम। डचों की सबसे पहली फैक्ट्री, डचों की सबसे पहली फैक्ट्री ध्यान रखेंगे 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित की गई। और इसके बाद एक और फैक्ट्री इन्होंने 1610 ईस्वी में स्थापित की पुलिकट में। लेकिन यदि आपसे पूछें फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल या बंगाल में प्रथम फैक्ट्री, तो ध्यान रखेंगे डचों ने, तो ध्यान रखेंगे डचों ने बंगाल में जो अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ध्यान रखेंगे वो 1627 ईस्वी में स्थापित की थी, जो लगी थी कहां पर, पीपली में। लिखिए डचेस इश्यूड गोल्डन कॉइन्स इन इंडिया, डचों ने भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए। डचेस इश्यूड गोल्डन कॉइन्स इन इंडिया, डचों ने भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए जिन्हें पेगोडा कॉइन्स कहा जाता था, जो कहलाते थे पेगोडा सिक्के। तो यदि आपसे पूछें कि भारत में यूरोपियन कंपनीज में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए,
तो ध्यान रखेंगे डचेस, डचों के द्वारा चलवाए गए थे गोल्डन कॉइन्स, जिन्हें पेगोडा सिक्के कहा जाता था। लिखेंगे इन 1664, 1664 ईस्वी में मुगल एम्परर औरंगजेब In 1664, Mughal Emperor Aurangzeb gave them the permission for trade in Bengal, Bihar and उड़ीसा। 1664 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा डचों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की परमिशन दी गई। लिखेंगे ऑन अ टैक्स ऑफ 31.5%। मुगल बादशाह औरंगजेब ने कहा कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जाकर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी कुल आमदनी का लगभग 31.5% मुझे कर के रूप में देना होगा या टैक्स के रूप में देना होगा। भाई आप सब जानते होंगे कि जो पुर्तगाली थे वो भारत के मसालों से, यहाँ के स्पाइसेस से अट्रैक्ट होकर भारत में आए थे और वो मुख्य रूप से मसालों का ही व्यापार किया करते थे। लेकिन यदि हम डचेस की बात करें तो दे हैड मेनली 2 इंडस्ट्रीज इन इंडिया। लेकिन जो डच हुआ करते थे वो मसालों के स्थान पर 2 महत्वपूर्ण उद्योग किया करते थे भारत में। इनके 2 महत्वपूर्ण उद्योग थे, एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लिखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। मसालों के स्थान पर सूती वस्त्रों के निर्यात पर ज्यादा जोर दिया किसने? डचेस ने या डचों ने। और दूसरा उद्योग, दूसरी इंडस्ट्री इनके पास हुआ करती थी इंडिगो इंडस्ट्री, यानी कि नील उद्योग। आप जानते होंगे जिस नील की खेती भारत में की जाती थी वो नील पूरे के पूरे यूरोप में उसकी हाई डिमांड्स हुआ करती थी, उसकी बहुत ज्यादा मांग हुआ करती थी। तो जो डच हुआ करते थे वो सूती वस्त्र और नील उद्योग पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे और उन्हीं के इस सूती वस्त्र उद्योग पर नजर थी किसकी? ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे किसी तरीके से डचों को पराजित करके उनके सूती वस्त्र उद्योग पर अधिकार करना। ऐसा ही किया रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में अंग्रेजों ने जब 1759 में लड़ा गया बैटल ऑफ, लिखेंगे बेदरा। 1759 ईस्वी में लड़ा गया बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा, जो हुआ बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड डचेस। अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ बेदरा या बेदरा का युद्ध। लिखेंगे इन दिस बैटल ब्रिटिशर्स डिफीटेड डचेस। इन दिस बैटल ब्रिटिशर्स डिफीटेड डचेस एंड कॉन्कर्ड देयर ट्रेड। इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर उनके व्यापार पर अधिकार किया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर उनके व्यापार पर अधिकार किया। और लिखेंगे आफ्टर दैट, और इसके बाद डचेस रिटर्न्ड टू द नीदरलैंड्स, और इसके बाद डच नीदरलैंड वापस लौट गए।
आफ्टर दैट डच इज रिटर्न्ड नीदरलैंड्स, और इसके बाद डच नीदरलैंड वापस लौट गए। ये था भारत में आगमन डचेस का या डचों का। नेक्स्ट, डचेस के बाद भारत में आगमन हुआ लिखेंगे ब्रिटिशर्स का। इसके बाद भारत में आए ब्रिटिशर्स या अंग्रेज। इसके बाद भारत में आगमन हुआ ब्रिटिशर्स का या अंग्रेजों का। और आप जानते होंगे 1599 ईस्वी में भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज माना जाता है जॉन मिल्डे नाहाल, जो कि थल मार्ग से या बाय रोड भारत में आया। ये भारत में आने वाला सबसे पहला ब्रिटिशर या सबसे पहला अंग्रेज कहलाता है। पंद्रह सौ निन्यानवे ईस्वी में भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज था जॉन मिल्डे नाहाल। और आप जानते हैं उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? अकबर हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को लंदन में स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन हुआ करती थी? तो हम सब जानते हैं उस समय ब्रिटिश क्राउन वॉज एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। अंग्रेज व्यापारियों का एक दल हुआ करता था जो क्या कहलाता था? मर्चेंट एडवेंचर्स। ध्यान रखेंगे इसी मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ही दल को या ग्रुप को महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिए गए थे या ट्रेड राइट्स दिए गए थे। इस अधिकार पत्र को महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में साइन किया गया और इसी के साथ स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सन 1600 ईस्वी में। इसके बाद 1608 ईस्वी में समुद्री मार्ग से भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कहलाता है कैप्टन विलियम हॉकिंस। उस समय ब्रिटेन का महाराज हुआ करता था किंग जेम्स फर्स्ट। और ध्यान रखेंगे किंग जेम्स फर्स्ट का ही लेटर लेकर, जो कि जलालुद्दीन अकबर के नाम से था, उसी को लेकर कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। क्योंकि अकबर की मृत्यु हो चुकी थी 1605 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह था अकबर का पुत्र जहांगीर। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया था क्योंकि ये तुर्क भाषा और फारसी भाषा बोलना जानता था।
इसका उद्देश्य था महाराज जेम्स प्रथम का लेटर अकबर को देना और भारत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांगना। इसी कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी, क्योंकि ये फारसी और तुर्क भाषा बोलता था। और इतना ही नहीं, अंग्रेजों को अपनी सबसे पहली अस्थायी फैक्ट्री लगाने की परमिशन 1611 ईस्वी में मिली। कहां पर? मुसलीपट्टनम में। लेकिन इसी के 2 साल के बाद इन 1613 ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इन सूरत। लेकिन 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई। इस तरीके से अंग्रेजों के व्यापार की भारत में शुरुआत हुई। और 1615 ईस्वी में जहांगीर के ही दरबार में एक और अंग्रेज आया जिसका नाम था सर टॉमस रो। तो अंग्रेजों की सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी और मुगल बादशाह जहांगीर के ही दरबार में जेम्स प्रथम का ही प्रतिनिधि बनकर दूसरा जो ब्रिटिशर आया था, दूसरा जो अंग्रेज आया था, वो कौन था? सर टॉमस रो। इसके बाद आप जानते हैं कि अलग अलग स्थानों पर अंग्रेजों की फैक्ट्रीज स्थापित होने लगी और लगभग 80 साल के भीतर ही, विद इन 80 ईयर्स, अंग्रेजों ने भारत में अपने 3 मुख्यालय स्थापित कर लिए, जिन्हें अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसीज कहा जाता था। और आप जानते हैं, जो कहलाती थी, सबसे पहले स्थापना हुई मद्रास की, उसके बाद स्थापना हुई बंबई की, और उसके बाद स्थापना हुई कलकत्ता की। मद्रास, बंबई और कलकत्ता। मद्रास, बंबई और कलकत्ता की स्थापना कैसे हुई, ये अंग्रेजों की प्रेसिडेंसीज कैसे बनी, और यहां पर किस तरीके से अपने व्यापार और प्रशासन को अंग्रेजों ने मजबूत बनाया, ये जारी रहेगा टॉपिक, क्योंकि इसके बाद हमें डेन्स या डैनिश और फ्रांसीसियों के बारे में भी पढ़ना है। चलिए, आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं। आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है और उसमें हमने जो भी कुछ पढ़ा है, ठीक है, जिस जिसका जो जो डाउट है यहां पर लिखकर भेज दीजिए फटाफट से, है ना। मेरे पढ़ाने के दौरान, क्लास के दौरान तुम लोग पागल हो जाते हो कमेंट करते करते, और मैं हमेशा कहता हूं कि भाई, हाँ, जब पढ़ाने के बाद मैं टॉपिक को फिनिश कर देता हूँ या फिर जब क्लास को खत्म कर देता हूँ, तब आपको डाउट पूछने हैं, लेकिन आप लोगों को भैया समझ में ही नहीं आता। पागल हो चुके हैं आधे लोग तो, 1 घंटे की क्लास में कम से कम 50 कमेंट कर देते हैं। इसका मतलब तुम्हें लिखने से, पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है।
कार्ट्रिज अरमेड़ा क्या है? मैंने आपको बताया ना कि भारत के जो भी शासक हुआ करते थे वो अरब सागर में पुर्तगालियों के ही परमिशन से या पुर्तगालियों से ही परमिशन लेकर व्यापार किया करते थे। उसी परमिट को कार्ट्रिज अरमेड़ा कहा जाता था। और जब वो व्यापार किया करते थे, जब उनके व्यापारिक जहाज वहां से गुजरा करते थे, तो साथ में पुर्तगालियों के काफिले चलते थे, जिसको कैफाइल सिस्टम या काफिला प्रथा कहा जाता था। 15 ईयर्स ट्रेड राइट्स क्या है? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और भारत जैसे अन्य पूर्वी देशों में व्यापारिक एकाधिकार दिए थे 15 साल के। कहने का मतलब कि आप भारत में जाकर व्यापार कीजिए और ये व्यापारिक एकाधिकार केवल आपके पास रहेगा, आपके अलावा और कोई भारत में जाकर व्यापार नहीं करेगा। वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया? वास्को डिगामा भारत 3 बार आया। एक बार उसे भारतीय वायसराय बनाकर भी भेजा गया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसकी डेथ हो गई थी। 1611 क्या है भाई? 1611 में अंग्रेजों की टेम्परेरी फैक्ट्री लगी थी मछलीपट्टनम में। और आप जानते हैं मछलीपट्टनम गोलकुंडा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। बैटल ऑफ बेदरा क्या है भाई? बैटल ऑफ बेदरा एक युद्ध है जो अंग्रेजों और डचों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराकर भारत से बाहर भगाया था। किंग जेम्स कौन था? महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के बाद, उसके मरने के बाद ब्रिटेन का अगला राजा बना किंग जेम्स फर्स्ट, जेम्स प्रथम। आज भी है ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ सेकंड, क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटिश मोनार्की चलती है वहां पर। टॉमस रो कौन था? टॉमस रो वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। भाई अभी अभी मैंने आपको बताया कि महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के अधिकार 15 साल के लिए दिए थे। तो वो 15 साल कब खत्म हो गए? 1615 में। तो 1615 में जेम्स प्रथम का लेटर लेकर आया था सर थॉमस रो, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को आजीवन व्यापार करने की परमिशन मिली थी। नीदरलैंड और हॉलैंड पहले एक ही देश थे क्या मेरे भाई? अरे जैसे इंडिया ही भारत है, जैसे यूनान ही ग्रीस है, जैसे इजिप्ट ही मिस्र है, जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, ऐसे मेरे भाई हॉलैंड ही नीदरलैंड है। ये तुमने किसने कह दिया कि ये दोनों अलग अलग देश हुआ करते थे? तुमने तो इनको अलग अलग देश बना दिया। इसे बेदरा का युद्ध क्यों कहते हैं? अरे मेरे भाई, क्योंकि ये बेदरा में लड़ा गया इसलिए बेदरा का युद्ध कहते हैं। अब आप मेरे से पूछोगे सर बक्सर के युद्ध को बक्सर का युद्ध क्यों कहते हैं? भैया वो बक्सर में लड़ा गया, बिहार में जगह है बक्सर, वहां पर युद्ध लड़ा गया तो उसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। पानीपत में युद्ध लड़ा गया तो उसको पानीपत का युद्ध कहते हैं। करनाल में युद्ध लड़ा गया उसको करनाल का युद्ध कहते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है। आप कह रहे हैं कि बेदरा के युद्ध को बेदरा का युद्ध क्यों कहते हैं? भाई क्योंकि बेदरा नामक स्थान पर लड़ा गया था अंग्रेजों और डचों के बीच। बेदरा बंगाल में है। और कुछ?
और कोई ढंग का सवाल है किसी के पास? सर शिप का नाम क्या बोला था मेरे भाई? जिस शिप से वास्को डी गामा आया था उस शिप का नाम था साओ गैब्रियल। और जिस शिप से आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस, इस शिप का नाम था हेक्टर। इसको हेक्टर कहा जाता था या रेड ड्रैगन। डच कितने ईयर्स तक इंडिया में रहे? भाई प्लस माइनस तो करना आता ही होगा, तो चेक कर ले। 1596 से 1759 तक। ये तो आसान है। अकबर से किस चीज का परमिट लिया हॉकिंस ने? भैया तुम अफीम खा के आए हो क्या? अबे हॉकिंस से 1608 में आया था, तब तक तो अकबर मर चुका था। तुम्हारी कहानी खत्म है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। और अभी बाकी है, बात करेंगे ब्रिटिशर्स